कीव पर ओरेशनिक स्ट्राइक, रूस का भागो या मरो मैसेज, ज़ेलेंस्की का बदले वाला प्लान, मॉस्को पर ड्रोन काउंटडाउन। क्या जंग और खतरनाक होगी? ओरेशनिक के धमाकों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सन्नाटे में है। आधा कीव मॉस्को के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बेजान हो गया है। इमारतें खंडहर हो गई हैं। लोगों के दिलों में डर घर कर गया है। यूक्रेन के लोग हमले को ऐसा याद कर रहे हैं जैसे वो उनका आखिरी दिन था। यूक्रेनी पूछ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में कीव पर असली तूफान आने वाला है? रूस ने आज फिर से चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन ने सिविलियन इलाकों पर हमले नहीं रोके तो वो तबाही की किसी भी लाइन को क्रॉस करने के लिए तैयार है। लुहांस्क में यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन का गुस्सा चरम पर है। रूस कीव को खाली करने की धमकी दे रहा है। सवाल है, रूस अब क्या यूक्रेन पर और बड़े हाइपरसोनिक हमले करेगा? क्या कीव के हजारों ड्रोन फिर मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल अब कीव बनाम मॉस्को का नहीं है। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में पुतिन और ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा? कौन सबसे पहले खतरनाक फैसला लेगा? क्या ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां कोई भी गलती यूरोप को आग में झोंक देगी? कीव की ये तस्वीर लोग भूल नहीं पा रहे हैं। रूस का रात के अंधेरे में हमला, आसमान में मिसाइलों की आग, शहर में सायरन की आवाज और सुरक्षित ठिकानों को तलाश करते लोग। रूस ने साफ संदेश दिया कि अब वो यूक्रेन को सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी के अंदर तक डर पैदा करना चाहता है। लेकिन कीव में बढ़ती तबाही के बीच यूक्रेन भी जवाबी युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। Schools, just apartments, the museum of Chernobyl, which was built, by the way, on 4th anniversary. It was built just 1 month ago. So they attacked. They saw this museum. They attacked this exactly to the museum. So just crazy. यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट अब खुलकर कह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में रूस के अंदर और बड़े हमले हो सकते हैं। खासकर मॉस्को, बेलगोरेद, रोस्टोव और रूस के एयरबेस अब यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन के निशाने पर हो सकते हैं। मॉस्को के एयर डिफेंस, ऑयल रिफाइनरी, मिसाइल फैक्ट्री, एयरबेस, रेलवे सप्लाई लाइन अब सब ज़ेलेंस्की की आंखों में चुभने लगे हैं। वो कह चुके हैं कि यूक्रेन का बदला सबसे भयानक होगा। लेकिन रूस यूक्रेन पर सिर्फ मिसाइल नहीं चला रहा बल्कि नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। पहले ड्रोन भेजे जा रहे हैं ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस एक्टिव हो जाए। फिर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। यानी रूस अब यूक्रेन को उलझाकर हमला कर रहा है। लुहांस्क में यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को ने कीव पर 700 ड्रोन झोंक दी। यूक्रेन के एयर डिफेंस अभी ड्रोन को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाए थे कि मॉस्को ब्रिगेड ने 100 मिसाइलें दाग दी। सबसे भयानक हमला हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से हुआ। बाकी की कसर बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर, किंजल और जिरकान ने पूरी कर दी। इन हमलों के बाद आधा कीव जलने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। कीव में हर तरफ रेस्क्यू टीम आग बुझाने में लगी रही। हमले के बाद कीव में तबाही की तस्वीर देखने खुद ज़ेलेंस्की पहुंचे। हमले में कई बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ इमारतों का मलबा था। लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की बदले की आग में जल रहे थे। І чути дуже. Спочатку було в другій ночі, десь почав чути третій 5 вибухів. І вже близько четвертої 2 вибуха. І тоді побігли люди, поранені були. У нас немає балкону, немає вікон, я бачу, що меблі потрощені, то відчуття всередині дуже болюче. Я думаю, що ми це будемо з мамою дуже довго. अब कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस ने आगे के हमलों के लिए ओरेशनिक, किंजल और जिरकान मिसाइलों की तैनाती को बढ़ा दिया है। यानी कीव पर अब सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं बल्कि चौंकाने वाला हमला हो गया, जिसका मकसद कीव में रहने वाले लोगों के बीच डर पैदा करना और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को थकाना है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3 बार ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पहली बार नवंबर 2024 में इससे निप्रो को टारगेट किया गया। 2026 के पहले महीने में इस मिसाइल का दूसरी बार
दक्षिणी यूक्रेन में लीव को निशाना बनाने के लिए किया गया, जबकि 2 दिन पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल कर कीव को दहला दिया। ऑरिशनिक मिड रेंज की हाइपोसोनिक मिसाइल है जो 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5,000 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। 6 वॉरहेड वाले इस मिसाइल में 1.5 टन बारूद भरा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर हमलों के लिए भी किया जा सकता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन बार बार न्यूक्लियर हमलों का ट्रेलर दिखा चुके हैं। पिछले हफ्ते ही बेलारूस में पुतिन ने 64,000 सैनिकों के साथ न्यूक्लियर हथियार उतार दिए। 3 दिन की ड्रिल में पुतिन ने न सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव किया, बल्कि न्यूक्लियर युद्ध का पूरा अभ्यास किया। इसमें रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स, न्यूक्लियर सबमरीन, लॉन्ग रेंज बमर और हाइपरसोनिक मिसाइलों को शामिल किया गया। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल में RS-24 यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 फाइटर जेट से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। पुतिन खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ ड्रिल देखने पहुंचे और दावा किया कि सभी न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से हासिल कर लिया गया है। इससे पहले रूस ने दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियार RS-28 सरमत की टेस्टिंग की थी। पुतिन ने इस हथियार को लेकर दावा किया कि ये दुनिया के किसी भी टारगेट को पल भर में तबाह कर सकती है। RS-28 सरमत की ताकत है इसकी रेंज और वॉरहेड। इसकी बैलिस्टिक रेंज 18,000 किलोमीटर है, जबकि FOBS यानी ऑर्बिटल रेंज 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब किसी सैटेलाइट की तरह धरती के चक्कर लगाकर भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज से 20 गुना ज्यादा है, मतलब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें 10 टन का वॉरहेड फिट हो सकता है, मतलब 10 टन न्यूक्लियर बारूद ले जाने में ये सक्षम है। 10 टन सिंगल पेलोड के साथ इस हथियार से धमाका किया गया तो पूरा कीव शहर साफ हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा में जितनी तबाही हुई थी उससे 50 गुना ज्यादा तबाही होगी। Новых угроз и рисков наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания. इस जंग में जितनी तबाही यूक्रेन में हुई है उससे ज्यादा सैनिकों का नुकसान रूस को हुआ है। 4 साल बाद जहां यूक्रेन ने अपने 1.5 लाख सैनिकों को गंवा दिया है, वहीं 4 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। बावजूद इसके न पुतिन युद्ध को रोकना चाहते हैं, न ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार हैं। रूस 2 दिशा में अपने युद्ध को बढ़ा रहा है। एक तरफ वो कीव में मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के दिल में डर पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन का इरादा पूरे डॉनबास पर कब्जे का है। डॉनबास के 2 हिस्से हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। लुहांस्क के तो करीब 90% हिस्से पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पास अभी बहुत छोटा इलाका ही बचा है, जबकि डोनेस्क के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पास अभी भी 20% हिस्सा बचा है। पुतिन अब पूरे डॉनबास हिस्से पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन रूस अब इस इलाके में बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद इस इलाके में रूस की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन यूक्रेन भी अब सिर्फ बचाव में नहीं है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर कई तेल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो और मिलिट्री फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। अब माना जा रहा है कि यूक्रेन अपने 1700 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा लग रहा है ज़ेलेंस्की डीप स्ट्राइक मिशन पर हैं। लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन से वो मॉस्को पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन ने हर दिन औसत 11,000 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 1 महीने में यह आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच गया और पूरे साल में यूक्रेन ने 15 लाख से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेन ने 70 से 80% टारगेट पर ड्रोन से हमला किया। कीव पर हमले से पहले भी लुहांस्क, यहां तक मॉस्को में भी ड्रोन से ही हमला हुआ। अगर कीव ने इसी पैटर्न से दोबारा बदला लिया तो मॉस्को की रात भी वैसी ही हो सकती है जैसी अभी कीव की है। सायरन, धमाके और आसमान में उड़ते ड्रोन, यही वजह है कि रूस की राजधानी के आसपास एयर डिफेंस यूनिट को सुपर एक्टिव मोड में रखा गया है। Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество.
Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться. लेकिन अब इस जंग का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ मिसाइल या ड्रोन नहीं बल्कि गलत अनुमान बन चुका है, क्योंकि मॉस्को और कीव दोनों अब एक दूसरे की हर हरकत को सीधे अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। यही वजह है कि हर नए हमले के बाद जवाब पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब हर हमला चेन रिएक्शन की तरफ फैल रहा है। ड्रोन के बाद मिसाइल अटैक, मिसाइल के बाद हाइपरसोनिक वार, हर हमले का और बड़ा जवाब, और इसने यूरोप की बेचैनी बढ़ा दी है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में यूक्रेन ने मॉस्को या किसी बड़े रूसी सैन्य ठिकाने पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन झोंक दिए तो रूस सिर्फ पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा। यही वजह है कि पुतिन बार बार न्यूक्लियर ताकत और हाइपरसोनिक हथियारों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा बदलाव अब डर की राजनीति बन चुकी है। कीव में लोग रात होते ही बंकरों में जाने लगे हैं, तो मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आसमान स्कैन कर रहे हैं, और इसी वजह से दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। अगर रूस ने एक और बड़ा हाइपरसोनिक हमला किया या यूक्रेन ने रूस के अंदर किसी बड़े एनर्जी नेटवर्क को तबाह कर दिया तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में तेल, गैस और सप्लाई चेन पर संकट गहरा सकता है। ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा होगा, तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। दोनों देश जंग को जीतने के लिए ड्रोन हमलों के साथ साइबर हमले भी तेज करेंगे, और इस जंग के बढ़ने से नेटो के जंग में कूदने का दबाव बढ़ता जाएगा। नेटो का जंग में कूदने का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। इस जंग के सिर्फ दो हिस्सेदार नहीं होंगे, पूरा यूरोप इस जंग की आग में जलेगा। अमेरिका और ईरान जो फिलहाल खाड़ी के मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं, उन्हें कई मोर्चों पर जंग लड़ना पड़ सकता है। तो सवाल है कि ज़ेलेंस्की रूस के अंदर सबसे बड़ा ड्रोन हमला करेंगे? क्या पुतिन बड़े हाइपरसोनिक वार करेंगे? और क्या ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पीछे हटना दोनों के लिए हार मानने जैसा है?